जय हिंद मेरे सभी भाइयों को। कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की एक और नई और ज़बरदस्त क्लास में। उम्मीद करूंगा आप सब दोस्त भी अपनी जगह बढ़िया होंगे और अपनी जॉब के लिए अपनी तैयारी के लिए जी जान से लगे होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास जो है लाइव हो चुके हैं हम। तो क्लास सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपकी रिवीजन टेस्ट जो है वो करना ज़रूरी रहता है, ठीक है, कि ताकि पता चले कि आप रिवीजन करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है जो आप बताएंगे मेरे को लास्ट क्लास से कि कल हमने एक वर्ड पढ़ा था कवचा करके, ठीक है। ये एक करेंसी है। क्या है ये? एक करेंसी है। आप सभी दोस्त बताएंगे कि ये कौन सी कंट्री की करेंसी है, ठीक है। ये किस कंट्री की करेंसी है? जल्दी से सभी दोस्त जो है वो कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए इसका जवाब जो है वो देंगे। बहुत बढ़िया। वीडियो को सभी दोस्त जो हैं उनसे अनुरोध रहेगा, अगर अच्छा लगता है क्लास आपको तो लाइक वगैरह जो है वो वीडियो को सब दोस्त कर देंगे, और चैनल को जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। इसके सिवा जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है। इंडियन आर्मी अग्निवीर की भी अवेलेबल है। जो कुछ भाई उन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, लेना चाहते हो, वो ले सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो बढ़ते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर उम्मीद करूंगा कि आप बच्चे देंगे जल्दी से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से। तो आपका सभी बच्चे उसका आंसर दे देंगे जल्दी से कि कवचा जो है वो कहाँ की करेंसी है। तो बात करते हैं इन 1938 की कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस formed a national planning committee who was its president। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई थी 1938 में। तो उन्होंने पूछा है कि उसके प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन नियुक्त किए थे। कल सुभाष चंद्र बोस के रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था कि एससी बोस, मैंने पूछा था कि फादर ऑफ नेशन की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं इन्हीं के द्वारा जो है वो फादर ऑफ नेशन की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। तो इसमें बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये नेशनल प्लानिंग कमेटी के प्रेसिडेंट या आप कह सकते हैं अध्यक्ष बने थे, ठीक है। जो कुछ भाई हिंदी में पढ़ना चाहते हो उन भाइयों के लिए हिंदी में क्वेश्चंस नीचे दिए रहेंगे। जो कुछ भाई इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो उनके लिए इंग्लिश में क्वेश्चंस होंगे। ज़्यादा अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है छोटा सा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे, और कुछ जो पीडीएफ्स रहते हैं वो भी हम वहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज सिंधु दर्शन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। सिंधु दर्शन नामक एक त्यौहार है, फेस्टिवल है, वो भारत के किस पार्ट में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, लद्दाख या फिर सिक्किम। जल्दी से सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहती है मेरी, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। साथ साथ में जो है वो कमेंट बॉक्स में आप सभी दोस्त आंसर देते जाए करें। और एक चीज़, क्लास जब ख़त्म हो जाए उसके बाद एक छोटा सा 1 मिनट का टाइम निकाल के एक कमेंट करके बता दिया करो कि आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको लगा, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें लद्दाख जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु दर्शन जो है ये लेह का है। लेह क्या है? लेह एक डिस्ट्रिक्ट है। लेह एक डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख में। लद्दाख में टोटल जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, ठीक है। 2 ज़िले हैं वहाँ पे, एक आ जाएगा लेह और दूसरा आ जाएगा करगिल। लद्दाख में ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोइट्री कलेक्शन गीतांजलि। गीतांजलि के लेखक जो हैं वो कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे इस क्वेश्चन को। स्टैटिक्स के क्वेश्चन हैं तो स्टैटिक आपको पता है अच्छा खासा जो है इसका प्रभाव रहता है। तो बताइए जल्दी से कि गीतांजलि जो है काव्य संग्रह है, गीतांजलि के लेखक कौन हैं? तो बात करते हैं यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की। इनके कुछ इंपॉर्टेंट लिखते हैं, ठीक है, इनके वर्क। सबसे पहले लिखिए दी होम एंड दी वर्ल्ड। होम एंड दी वर्ल्ड एक ये लिखिए, ठीक है। और दूसरा नंबर एक आपसे क्वेश्चन है कि हमारा नेशनल एंथम जो है, राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है, वो किनके द्वारा लिखा गया है? नेशनल एंथम जो है उसके राइटर कौन है? नेशनल एंथम भाई ये तो सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेशनल एंथम हम
जब से आप मान लो कि स्कूल जाना शुरू किया आपने, तब से आप गाते आ रहे हो डेली। ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा भारत में जहाँ पे नेशनल एंथम ना गाया जाता हो डेली। तो आप सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे कि नेशनल एंथम के राइटर जो हैं वो कौन हैं, और नेशनल एंथम को हिंदी वर्जन में अडॉप्ट कब किया गया था। तो इसे अडॉप्ट किया गया था 24 जैन 1950 को। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 में जो है नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था कि ये हमारा राष्ट्रीय गीत होगा, ठीक है, राष्ट्रगान होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। तो नेशनल एंथम जो है ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया है, ये इन्हीं की कला है। और बात करते हैं गीतांजलि की, तो गीतांजलि जो है ये भी इन्हीं की कला रहेगी। क्लियर? तो इसके सिवा एक और नाम यहाँ पे हाईलाइटेड दिख रहा है, आर के नारायण की मैं बुक्स आपको बता चुका हूँ बहुत सारी, ठीक है, द गाइड करके, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन करके, ये भी याद रहें। आर के नारायण भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ जाएंगे जिनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सलीम अली एक नाम आ रहा है यहाँ पे, तो सलीम अली को वर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली को वर्ड मैन ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है, याद रखेंगे सब दोस्त, ठीक है। वर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इन दिसंबर 2018 7 जून वॉज डिक्लेयर्ड एज विच डे बाय यूनाइटेड नेशन। 2018 में डिसाइड किया गया था कि 7 जून जो होगा इस डेट को हम एक दिन जो है वो मनाएंगे, ठीक है, एक दिन सेलिब्रेट करेंगे। तो वो कौन सा दिन था या कौन सा दिन है जो हम 7 जून को हर वर्ष हर साल सेलिब्रेट करते हैं? ये जो जून का महीना है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेज आते हैं। एक तो लिख लीजिए 5 जून, फिर 7 जून जो कि ऑप्शन में 7 जून ऑप्शन में दिया हुआ है, फिर इसके बाद 8 जून, ठीक है। ये 3 जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो बात करते हैं 5 जून की, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली एग्जाम्स में आपको देखने को भी मिलता है। इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है इस दिन मनाया जाता है। बात करेंगे 7 जून की, तो 7 जून को मनाया जाता है फूड सेफ्टी डे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही भी है। बात करेंगे ऑप्शन नहीं 8 जून की, तो 8 जून को क्या मनाया जाएगा? वर्ल्ड ओशियन डे, ठीक है। क्या मनाया जाएगा? वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो मनाया जाएगा 8 जून को। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं बचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच ऑफ दीज कंट्रीज द फीचर ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड हैज़ बीन टेकन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप सभी भाइयों को मालूम है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारत का संविधान जो है वो खुद के तैयार पे, मतलब आप कह सकते हैं कि सब चीज़ें खुद से ऐड नहीं की गई हैं उसमें क्या किया गया है कि सभी देशों में कुछ जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं ना, ठीक है, गुड पॉइंट्स जिन्हें हम कहते हैं, वैसे पॉइंट्स जो हैं वो लाए गए हैं, ठीक है, उठा के, जहाँ उनको थोड़ा थोड़ा कॉपी किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनहांस करने के लिए, मतलब बहुत अच्छा बनाने के लिए वैसा किया गया है। तो उन्होंने पूछा कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है ये किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एडॉप्ट किया हुआ है। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड मेरे भाई किससे करेंगे? तो ऑस्ट्रेलिया इसमें जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से सब दोस्त। देखिए आधे घंटे की क्लास होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इतना सा टाइम जो है आप डेली निकाल के आया करें, डेली निकाल के बैठें, ताकि आप एग्ज़ाम के दिनों में फिर आपको पछतावा ना हो, अच्छे से आप जो है वो स्कोर वगैरह कर पाएँ। और उम्मीद करूँगा साथ साथ में आप बच्चे जो हैं वो नोट्स भी ज़रूर से बना रहे होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू मेक गन पाउडर। भाई बता दो जल्दी से कि गन पाउडर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल इसमें से होता है? गन पाउडर बनाने के लिए इसमें किसका इस्तेमाल होता है? मिथिल, अल्कोहल, आयरन, नाइट्रो, कॉपर, सल्फेट, क्या चीज़? बहुत बढ़िया, सभी दोस्तों से उम्मीद करता हूँ कि आंसर जो है वो साथ में देते जाए करें। तो पोटेशियम निट्रेट एक कॉमन वर्ड रहेगा। क्या रहेगा? पोटेशियम निट्रेट एक वर्ड रहेगा, जो कि यूज़ होता है गन पाउडर बनाने के लिए। क्या करने के लिए? गन पाउडर बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
जिसे कि हम ऑप्शन नंबर सी में जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर रहेगा। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में सल्फर जो है वो भी आता है। क्या आता है? कुछ मात्रा में सल्फर भी साथ में रहता है। पोटेशियम नाइट्रेट याद रखिए, पोटेशियम नाइट्रेट मोस्टली चांसेस आपको यही वर्ड एज इट इज देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो है वो किस देश में हुआ है? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 किस देश में हुआ है? मेल्स का पूछा गया, फीमेल नहीं। याद रखिए मेल फीमेल अलग अलग हो जाएगा काम, ठीक है। तो मेल्स की बात की जाए तो ये हुआ है वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। कहाँ पे? अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जो है ये वर्ल्ड कप हुआ था T20 मेल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा कि 15 प्लस जो है वो आप सभी बच्चे हिट कर लेंगे। बिटवीन विच ईयर डिड मोपला रेविलियन टेक प्लेस? मोपला रेविलियन जो है ये किस वर्ष में हुआ था? मोपला रेविलियन जो है ये किस वर्ष में हुआ था? ये मालाबार के रीजन में हुआ था। मालाबार केरला की साइड जो है, ठीक है। मालाबार रीजन कहाँ पे है? नॉर्थ केरला पकड़ लीजिए, अब नॉर्थ केरला में जो है ठीक है। वहाँ पे जो है ये हुआ था। और किसके अगेंस्ट हुआ था ये? किसके अगेंस्ट हुआ था? तो ब्रिटिशर्स एंड लैंडलॉर्ड्स जो थे उनके अगेंस्ट में ये हुआ था। किसके? ब्रिटिशर्स और लैंडलॉर्ड्स जो थे उनके अगेंस्ट में हुआ था मालाबार रेविलियन, ठीक है। याद रखेंगे सभी दोस्त। और बात करेंगे वर्ष की तो 1921 से लेके 1922 का इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 1921 से लेके 1922 का बिल्कुल इसमें सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज साल्ट सत्याग्रह? विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज साल्ट सत्याग्रह? कौन सा वह दूसरा मूवमेंट है जिसे साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कई बार इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि साल्ट सत्याग्रह के साइड वाई बोलते हैं ना, कि कौन सा मूवमेंट जो है वो दूसरा शुरू हुआ था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर रहेगा सब दोस्तों का। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। साल्ट मार्च की बात करें या फिर इसे साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से एसोसिएटेड है, जो कि 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को जो है वो हुआ था। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, ठीक है। 12 मार्च 1930 को ये हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे। क्वांटिटी की आप फिक्र जो है वो मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वो सब मैं देख लूँगा। बस आप जो है वो क्वेश्चंस को जो मैं करवाता हूँ उनको अच्छे से समझिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की है, कवर तो करवा चुका हूँ आपको ये मैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि क्लासेस जो कर रहे हो मेरे भाई स्टार्टिंग से करो और सारी करो, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको अच्छे से कवर करवा चुका हूँ, फिर भी बोलता हूँ, पंचायत भी करवाया था उसी टाइम में, मेरे को याद है। तो सुन लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड। अमेंडमेंट की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के केस में 2 अमेंडमेंट हुई हैं। एक हुई है 42nd अमेंडमेंट जिसमें 10 ड्यूटीज़ थी, जिसमें क्या थी? 10 ड्यूटीज़ थी, 1976 में हुई थी ये। फिर एक हुई है 86 नंबर के अमेंडमेंट जिसमें एक और ड्यूटी ऐड की और 11 ड्यूटीज़ हो गई थी, ये हुई है 2002 में अमेंडमेंट। ये तो आ गया अमेंडमेंट के रिलेटेड, ये 2 अमेंडमेंट्स इसमें हुई हैं। तो ऑप्शन में कौन सी है? ऑप्शन में 42nd है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 42nd भी होगी और 86 भी होगी, वैसा नहीं होगा, इन दोनों में से एक ही होगी। यहाँ तक क्लियर है? इसके सिवा बात करें आर्टिकल की तो कौन सा आर्टिकल आता है? 51A जो है, 51A 51 आर्टिकल, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसके रिलेटेड, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड। बात करें किस पार्ट में आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आती हैं ये आती हैं 4A में। किस में आती हैं? 4A में आएंगी फंडामेंटल ड्यूटीज़। बात कर लें इसके रिलेटेड कमेटी कौन सी बनी थी, तो कमेटी बनी थी स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर फंडामेंटल ड्यूटी से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो यहीं से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा, इस बात को याद रखें, ठीक है। सभी दोस्त जो है वो नोट कर लें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हिमालयस?
हिमालयस के दौरान देखा जाए, अगर उनके विषय में देखा जाए, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया हुआ है। चलिए सभी स्टेटमेंट जो हैं वो पढ़ेंगे, फिर ही हमें पता चलेगा, ऐसे तो नहीं पता चल सकता ना। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है आउटर मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक। रुकिए, इससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ी सी एक ना मैप जैसा बना के आपको थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, आपको हिंट मिल जाए। देखिए मान लीजिए ये है हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है और ये इधर से गया हुआ है स्टेट्स। अब हिमालयस जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, 3 लाइन में स्टार्ट हुए हैं। एक आती है सबसे ऊपर की लाइन हिमालयस में, वो आती है यहाँ से, ठीक है, इस तरह से जाती है। फिर एक दूसरी लाइन आती है हिमालयस की, वो जाती है यहाँ से। फिर एक तीसरी लाइन जो आती है हिमालयस की, वो आप कौन से कलर की लिखूँ, ब्लैक कलर से जाने दो, ठीक है, तो वो आती है ऐसे करके, ठीक है। ये हिमालयस की लाइन है। अब अरे भाई गलत हो गया यार, 1 मिनट रुक जाओ यार, फिर से बनाता हूँ। चलो ये समझ लो, ये जम्मू कश्मीर है, ये वो है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ लो बस। एक ये लाइन जाती है, ठीक है, फिर एक ये रेंज जाती है हिमालय की, फिर उसके बाद एक ये रेंज जाती है। ये 3 रेंजेस जो हैं ये हिमालय की जाती हैं, ठीक है। अब समझने वाली बात इसमें क्या है कि हिमालय जो है, ये जो सबसे ऊपर की रेंज है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेट हिमालय, इसे हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय। ये जो बीच वाली है इसे हम बोलते हैं लेसर हिमालय, लेजर या लेजर हिमालय, जहाँ कई बार मिडिल हिमालय बोल दिया जाता है इसे, ठीक है। और ये जो सबसे नीचे वाली रेंज है इसे हम बोलते हैं शिवालिक। सबसे नीचे कौन सी रेंज है, इसे हम क्या बोलेंगे, शिवालिक। और ये जो ऊपर का ये एरिया है इसे हम बोलते हैं काराकोरम रेंज, काराकोरम, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। हिमालय का बस आप यही याद रखिए फिलहाल, इससे बात हमारे क्वेश्चन में बन जाएगी। चलिए तो अब वापस आते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या दिए हैं। इन्होंने बोला है कि आउटर मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। जो शिवालिक है ये हिमालय का सबसे बाहरी है, आउटर मोस्ट है। क्या ये सही है या गलत है, बताएंगे जल्दी से, क्या ये सही है या गलत है। चलिए एक हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है, गलत मत बोलना है इसको, सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया शिवालिक जो है वो सबसे नीचे आता है। फिर दूसरा है ब्रह्मपुत्रा इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। ब्रह्मपुत्रा जो है वो सबसे ईस्ट वाली साइड है हिमालय का, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जो है वो उसी साइड से निकलती है। तीसरा ऑप्शन है कुमाऊं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। यो बिल्कुल सही है, कुमाऊं हिमालय जो है ये भी सतलज और काली रिवर के बीच में स्थित है। फिर बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जो कि मेंशन किया है पटकाई हिल्स आर सिचुएटेड बिटवीन लेजर हिमालय एंड शिवालिक। तो पटकाई हिल्स जो है इन्होंने बोला है कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच आती हैं, जो कि गलत है। पटकाई हिल्स जो है ये हिमालय वाले पोर्शन में नहीं आएंगी, ये कहाँ आ जाएंगी मेरे भाई, नोट्स में डाल लीजिए, लिख लीजिए। पटकाई हिल्स जो है ये कवर करती हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार वाला एरिया, ठीक है। ये पटकाई हिल्स ये वाला एरिया जो है ये कवर करेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही होगा, क्योंकि ये इन्होंने इनकरेक्ट पूछा हुआ था। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक लॉन्च हुआ था इंडिया में, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, EPI जिसे बोला जाता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। ये कब जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये स्टैटिक में कवर होगा। तो ये 78 याद रखिए, 1978 में इंट्रोड्यूस हुआ था। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ऑपरेट्स। दामोदर वैली जो है वो क्या संचालित करता है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन में क्या बनता है, सीमेंट बनता है, फर्टिलाइज़र बनते हैं, थर्मल पावर स्टेशन है, या फिर पेस्टिसाइड्स वहाँ पे बनते हैं। तो दामोदर वैली की बात की जाए मेरे भाई, तो वहाँ पे वो एक थर्मल पावर स्टेशन है। क्या है, एक थर्मल पावर स्टेशन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। लोकेशन की बात कर लें तो लोकेशन जो है वो क्या है इसकी, दामोदर वैली की, ये है वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। क्या लोकेशन रहेगी, वेस्ट बंगाल और झारखंड जो है इसकी लोकेशन रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ फिल्म
शोले रिलीज्ड इन 1975। मोस्ट आप कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा प्यारी फिल्म जो है वो शोले है, जिसे कि अभी तक जो है हमारे माता पिता देखते होंगे। अमूमन कह सकता हूँ कि आप सभी में देखी ही होगी, ठीक है। और ये 1975 में हुई थी। इसके डायरेक्टर पूछा गया है, म्यूज़िक डायरेक्टर पूछा गया, ठीक है, खाली डायरेक्टर नहीं पूछा गया, म्यूज़िक डायरेक्टर। तो इसके म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं आर डी बर्मन जो हैं, बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आर डी बर्मन जो हैं ये म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। और अगर डायरेक्टर पूछ ले, इन केस डायरेक्टर पूछ ले, तो डायरेक्टर कौन रहेगा? रमेश सिप्पी, सिंह नहीं, रमेश सिप्पी नाम याद रखिए। रमेश सिप्पी जो हैं इसके डायरेक्टर रहेंगे। क्लियर है? रमेश सिप्पी इसके डायरेक्टर रहेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टीम कार्बन गैस इज मिक्सचर ऑफ व्हाट? स्टीम कार्बन गैस जो है ये किसका मिक्सचर है? स्टीम कार्बन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, स्टीम कार्बन गैस जो है ये मिक्सचर होता है CO एंड H2 का, ठीक है। CO क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से मेरे को फुल फॉर्म बता दो कि CO जो है ये क्या होता है। CO की फुल फॉर्म बता दो, CO की फुल फॉर्म बता दो। आर्मी का कर्नल मत बता देना, ऐसे बताओ, ठीक है। केमिस्ट्री के मामले में CO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो C होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर CO2 होता तो फिर हम इन दो ऑप्शन के साथ जाते, बट CO है तो ये दो ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर आगे बात बनती है H की, तो नाइट्रोजन नहीं आएगा, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल सही और एकदम सटीक जवाब हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों जो कुछ क्वेश्चंस आप कर रहे हैं समझ आपको अच्छे से आ रहे होंगे। अगर इन केस आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहे हैं, जहाँ आपको लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और समझाने के तरीके में या किसी टाइप से भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भारत में कब इस्टेब्लिश किया गया था? लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो मार्च 1992 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। 1992 मार्च के मंथ में इसकी जो है वो स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव फर्स्ट नोबेल प्राइज फिजिक्स इन इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नोबेल प्राइज़ की बात की जाए, क्योंकि ये गिने चुने लोगों को मिलता है, तो बात की गई है यहाँ पे फिजिक्स में। तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भारत में सबसे पहले जो है वो किसे मिला था फिजिक्स की फील्ड में? अगर ऐसे बात कर ली जाए कि नॉर्मल नोबेल प्राइज़ किसे मिला था सबसे पहले, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, टैगोर जी, वो हमारा सही आंसर होंगे। बट यहाँ पे बात हो रही है किसकी? फिजिक्स की। तो CV रामन जो है, ऑप्शन नंबर A CV रामन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। CV रामन को जो है फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में। CV का अगर फुल नेम पूछ लेना अगर इन केस, तो इसका लिख लीजिए चंद्रशेखर वेंकटा, ठीक है। चंद्रशेखर वेंकटा रमन जो है ये इनका फुल नेम है। क्या है? फुल नेम रहेगा। क्लियर यहां तक सभी दोस्तों को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड वर्ड यूनाइटेड नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? UN नेशन जिसे हम बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन वर्ड है ये सबसे पहले जो है ये इस्तेमाल में किसने लाया था? जोसेफ, फ्रैंकलिन, विंस्टन या फिर व्लादिमीर? तो किसके द्वारा जो है ये वर्ड सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जो है ये यूज़ में लाया गया था? ऐसे होता ना कि कोई भी चीज़ होती है उसको कोई ना कोई बंदा तो एक इन्वेंट करता है, ये बोलता नहीं यार इसका नाम यूनाइटेड नेशन नहीं, इसका नाम भारत रख दो, ठीक है। तो वैसे वो कौन व्यक्ति होगा जिसने इसका नाम भारत रखा होगा? तो वैसे ही यहाँ पे पूछा गया है, तो बिल्कुल सही आंसर हमारा रहेगा फ्रैंकलिन। कौन सा? फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर D जो है बिल्कुल सही B, ऑप्शन नंबर B, बम बम बोले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फर्स्ट टाइम जो है इनके द्वारा ये वर्ड यूज़ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक और लिखिए, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स जो है वो हेडिंग डालिए और लिखते जाइए नीचे से। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन UN का, फिर लिखेंगे यूनेस्को का, फिर तीसरे नंबर लिखेंगे WHO का, फोर्थ नंबर लिखेंगे यूनिसेफ का, 5 नंबर लिखेंगे IMF का, और कौन कौन से होते हैं?
इधर लिख लो 6 नंबर लिख लो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया वैसे तो। फिर इसके सिवा आप एक और लिख लो, कौन सा होगा, और वर्ल्ड बैंक लिख लो, वर्ल्ड बैंक लिख लो, ठीक है। इनके हेडक्वार्टर्स लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इनसे सीधे सीधे जो है वो बन जाते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका कहाँ है। तो बात करेंगे सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो रहेगा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। बात करें यूनेस्को की, तो पेरिस फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। एक क्रॉस क्वेश्चन है कि 2024 के ओलंपिक्स जो हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, 2024 के ओलंपिक किस देश में हो रहे हैं। आंसर देंगे सभी दोस्त जल्दी से। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। जेनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। यूनिसेफ जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आ जाएगा, न्यूयॉर्क में। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए साथ साथ में, ये इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट का टाइम निकाल के इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहाँ है, वॉशिंगटन में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जेनेवा में है। और वर्ल्ड बैंक जो है ये भी कहाँ पे आ जाएगा, वॉशिंगटन में आ जाएगा, ठीक है। इनको हल्के में मत लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मेरे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने फ़ोन की गैलरी में, अदरवाइज नोट्स बना रहे हैं तो उसमें इसको ज़रूर से लिख लीजिए। क्लियर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वर दी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पास्ड इन ब्रिटिश इंडिया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो ब्रिटिश इंडिया में कब पास हुआ था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब पास हुआ था। जल्दी से आंसर देंगे। मॉर्ले मिंटो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या होगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की पहले तो बात करें, ये दोनों जो है ना, ये मॉर्ले मिंटो ये नाम है, ये नाम है, ठीक है। मिंटो जो है ये इस टाइम पे वॉइसरॉय था और मॉर्ले जो है ये सेक्रेटरीट था। मॉर्ले कौन था, मॉर्ले सेक्रेटरीट था और मिंटो वॉइसरॉय था उस टाइम पे। तो ये कब पास हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 1909 में जो है, 1909 में जो है ये पास हुआ था। इसमें क्या था, मॉर्ले मिंटो का मेन जो आप कह सकते हैं कि मकसद क्या था, या इसके पर क्या बात चल रही थी। इसके पहले 1906 में, ठीक है, मुस्लिम लीग बनी थी। क्या बनी थी, मुस्लिम लीग बनी थी। तो मुस्लिम लीग का कहना था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है वो दर्जा दे दीजिए, कि हम जो है मुस्लिम जो नेता खड़े होंगे उनके लिए मुस्लिम्स अलग से वोट दे सकते हैं, ठीक है। उनको सिर्फ मुस्लिम ही देंगे, अगर कोई हिंदू होगा उसको हिंदू देंगे, कोई सिख होगा उसको सिख देंगे, कोई क्रिश्चियन होगा उसको क्रिश्चियन देंगे। तो इस टाइप का जो है वो बंटवारे की डिमांड जो है वो मुस्लिम लीग के बनने से शुरू होने लग पड़ी थी। तो इन्होंने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इनको सेपरेट इलेक्टोरेट का देने का प्रबंध किया, ठीक है। जिससे क्या होने लग पड़ा कि नॉर्मल सी बात है भाई, अगर आप अलग अलग वोटिंग देने लग पड़ोगे तो आपके बीच में वो मोहब्बत जो बोलते हैं, जो प्यार होता है, भाईचारा, ब्रदरहुड, वो नहीं रहेगी, ठीक है। जो मुस्लिम होगा वो सिर्फ मुस्लिम की साइड चला जाएगा, जो हिंदू होगा वो सिर्फ हिंदू की साइड चला जाएगा। अगर ऐसा हो कि मुस्लिम हिंदू अगर वो एक कॉमन कैंडिडेट रख देते तो मुस्लिम हिंदू दोनों आपस में मिले हुए रहते। अगर वो हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर रहते तो ब्रिटिशर्स के लिए यहाँ पे एक गलत चीज़ बन जाती, क्योंकि उनके खिलाफ दोनों मिलके खड़े हो जाते। अब ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी थी, फूट डालो राज करो। तो ब्रिटिशर्स ने वैसा ही यहाँ पे कुछ किया, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग किया और वो आपस में ही ताकि लड़ते रहें, और फ़ायदा जो है इसमें किसका होता रहे, ब्रिटिशर्स का होता रहे, ठीक है। फ़ायदा इसमें किसका होता रहे, ब्रिटिशर्स का होता रहे। जैसे कि आई थिंक ये कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में धर्म जो है ये अफीम की तरह है। अफीम होता है ना, अफीम की तरह धर्म है, ठीक है। इसका नशा इतना हो जाता है लोगों को कि आगे वाले को कुछ समझते ही नहीं है। तो वही चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, हिंदू मुस्लिम अलग हुए और इसका ये बेनिफिट लेते गए। आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि नेशनलिज्म को ब्रेक किया गया, नेशनलिज्म को ब्रेक किया गया इनके द्वारा, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि मॉर्ले मिंटो जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इस्टेब्लिश। व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC कब इस्टेब्लिश हुई थी, किस वर्ष में इस्टेब्लिश हुई थी। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है 1952, देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। 6 अगस्त 1952 को जो है ये काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी मेरे भाई। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ कि सब क्वेश्चन जो हैं आज जितना भी करवाया है आपको मैंने, सब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके सिवा आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी छोटी सी, कि रिव्यू जो है वो ज़रूर आप सभी दोस्त जो हैं वो क्लास में दीजिएगा कि आपको क्लास जो है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी इसके सिवा भी अगर आप कोई रिव्यू देना चाहें या आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा एक छोटा सा, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी दोस्त। और इसी के साथ साथ जो कुछ बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ जेके पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल लेटेस्ट पैटर्न के बेस पे हमारे पास पीडीएफ जो है वो तैयार हैं। जो कुछ भाई परचेज़ करना चाहते हो बहुत ही एक कम से प्राइस में, मान लीजिए एक वेज बर्गर का प्राइस जो होता है, वेज बर्गर के प्राइस में जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास अच्छी रही होगी, आपको समझ आए होंगे सब चीज़ें जो मैंने समझाने की कोशिश की होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दो मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।